निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य। ठीक, ये सूत्र जो है इसके तत्काल बाद इसका निर्णय करने आया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ जो है ये 3 लोग हैं। ये कह रहा कि मेरे स्थान पर आना, मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी जगह खाली है। ये कह रहा कि नहीं मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी जगह खाली है। ये कह रहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी जगह खाली है। अब यहाँ देखिए इनके स्थान पर यण है, यण होना चाहिए अच बाद में हो। अब देखिए यहाँ जो है इक था, यहाँ अच नहीं है, और यहाँ जो है इक है और यहाँ अच है। इसका मतलब यहाँ बन रही बात बन रही। और यहाँ इक नहीं है या अच इक और अच के बीच में यहाँ भी व्यवधान है, तो यहाँ भी बात नहीं बन रही। होगा अगर कुछ तो थोड़ा बहुत संकेत हमको मिल गया, कहीं कहीं होगा। अब जो ये निर्णायक आ गया, जैसे पंचायत बुलाते तो एक आता है जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उनको बुला लीजिए, वही करेंगे। तो वो तस्मिन् निर्देशे पूर्वस्य है, वह यह ऐसा सूत्र है। अब ये कह रहा है, ये कहता क्या है? तस्मिन् निर्देशे पूर्वस्य, तस्मिन् उसमें यानी सप्तमी निर्दिष्टे अचि था ना, अचि परे होने पर, तो अचि भी सप्तमी था। तो सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य हो रहा है, यानी अच बाद में हो, जहां पर सप्तमी है अचि, तो सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट जो कार्य हो रहा है पूर्वस्य, वह कार्य पूर्व वाले भाग पर होगा, पूर्व वाले भाग पर होगा। सप्तमी का नियम तो लगे ही अच हो, लेकिन सप्तमी से निर्दिष्ट जो कार्य है वह पूर्व वाले पे होगा, पहले वाले पे होगा, बाद वाले पे नहीं होगा। अब जैसे यहाँ जो है यहाँ हमको स्थिति मिल गई जो है, देखिए तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसकी अर्थ तो जान गए। तस्मिन् यानी सप्तमी के द्वारा इति का अर्थ इस प्रकार, निर्दिष्ट करते निर्दिष्ट कार्य वहां अच था, सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य था। पूर्वस्य का अर्थ पूर्व में होगा, पूर्व वाले पर होगा। अब जो है इसकी वृत्ति अगर देख लें, इस सूत्र की पुस्तक है सबके पास, इसकी वृत्ति अगर देखते हैं हम, तो वृत्ति में लिखा है कि देखिए वही बात लिखा है, सप्तमी निर्देशे, सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट विधीयमानम कार्यम, जो विधीयमान कार्य है, सप्तमी के द्वारा विधान किया गया कार्य, यानी यह होना है जो कार्य, वह कार्य है विधीयमानम कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। वर्णांतरेण का अर्थ है किसी वर्ण के अव्यवहितस्य का अर्थ है व्यवधान से रहित, बीच में किसी वर्ण का व्यवधान ना हो। जो कार्य होना है वो जो है बीच में किसी वर्ण का व्यवधान ना हो। तो सप्तमी से निर्दिष्ट कार्य यानी कि पीछे जो है उसके पीछे जो है अच होना चाहिए, और वह सप्तमी से निर्दिष्ट है, और उसमें जो है इक के स्थान पर जो यण होगा उसके बीच में किसी वर्ण का व्यवधान ना हो। तो यहाँ देखिए सा और उ था, उ और ई के बीच में 2 इक है, इसमें एक वर्ण का व्यवधान है। आगे देखिए इक के बाद अच होना चाहिए, लेकिन इक के बाद अच नहीं बल्कि हल है, तो व्यवधान हो गया। और यहाँ वो निर्णय कर दिया कि व्यवधान रहित होना चाहिए। अब ई के बाद भी ई जो है एक है, इसके बाद यहाँ बीच में किसी वर्ण का व्यवधान नहीं है, और बाकी उ के बाद भी उ एक है, इसके बाद बीच में इसका व्यवधान है, और यहाँ अच तो है। तो इसका मतलब निर्णय क्या हो गया कि जो है सप्तमी के द्वारा निर्दिष्ट कार्य जो है किसी 2 वर्णों के बीच में किसी वर्ण के व्यवधान से रहित हो, यानी बीच में यहाँ व्यवधान किसका होगा? व्यवधान, क्योंकि यह स्वर संधि है, तो व्यवधान बीच स्वर में व्यवधान किसका होगा? व्यंजन वर्ण का होगा। तो बीच में यहाँ देखिए इक था, स्वर है, और इक स्वर है, बीच में व्यवधान कौन उत्पन्न किया? व्यंजन ही तो। और यहाँ जो है इक था और ये स्वर है, बीच में व्यवधान कौन किया? व्यंजन वर्ण नहीं किया। और यहाँ कोई व्यवधान नहीं, कोई व्यंजन वर्ण बीच में आया नहीं है ई उ के बीच में। तो कह रहे हैं कि वह जो है पूर्वस्य, इन दोनों व्यवधान से रहित में पूर्वस्य का कार्य पूर्व का होगा, यानी कार्य किसका होगा? किसके स्थान पर होगा? ई के स्थान पर होगा। ये निर्णय कर दिया कि पूर्व वाले पे होगा।
जो व्यवधान से रहित है, जिसमें कोई बीच में कोई वर्ण व्यवधान नहीं है, उसमें या अब समस्या आती कि ये हो गया हो, तो उसने कहा कि पूर्वज से नहीं, पूर्व वाले का कार्य होगा। यानी अगर कोई परिवर्तन होगा तो क्या होगा, ई का होगा, ई का ही होगा। परिवर्तन अगर होगा तो ई का होगा। अब ये निर्णय हो, यानी इस पर होना, कौन रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, ई। अब रिटायर ई हो रहा है, इसी पर जो है इसमें से अब जो 4 डिग्रीधारी है उसमें से एक को सिलेक्ट होना, यही तो। अब आपको ये पता चल गया रिटायर ये हो रहा है, इसी के स्थान पर ये आना, ये किसने बताया, तस्मिन नित्य निर्दिष्टे पूर्वस्य, ये बता दिया। तब आप देखिए अब करेंगे क्या इसको मैं थोड़ा ये देखिए सु, अब इसको मिला दें, जो जानने के लिए हमने किया था, इसको इसमें मिलाएंगे तो हलंत हट गया, सु धन क्या धा, धा हलंत और धन ई था, यही तो, धन ई और धन उपास्य। अब मिला देते हैं, अब तो निर्णय हो गया ना, अब आप जान गए उपास्य, अब मिला देते हैं, कोई यहाँ दिक्कत किसी को, ये हमने मिला दिया। अब कार्य कहाँ होना है, इस पर होना है, और उसके बाद में अच है भी, ये अच के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, उ अच के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, आता है। तो अच है भी, और व्यवधान से किसी वर्ण के व्यवधान से रहित भी है, किसी वर्ण के व्यवधान से ये रहित भी है, तो इसलिए कार्य इसके स्थान पर होगा। अब 4 लोग बचे, 4 डिग्रीधारी बचे, इसके स्थान पर होना है। अब फिर समस्या आ जाती है कि किसका हम करें, किसका करें, जो है जब ए स्थिति आ गई तब एक और व्यवस्था करने वाले, एक ने निर्णय कर दिया, एक बताया कि नहीं जो है कि अगर अच से अच बाद में है और पूर्व में इक है, उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है, तो जो है पूर्व वाले भाग पे, पूर्व वाले इक पर कार्य होगा, पूर्व वाले इक पर कार्य होगा। इस पर कार्य होने को बता के वो चला गया। लेकिन अब हमारे सामने एक समस्या और आ गई कि 4 लोगों में से किसका सिलेक्शन हो, किसको किया जाए, ये समस्या आई कि नहीं है। जब इसका निर्णय करने के लिए एक दूसरा भी उसी तरह से कि जहां ये समस्या आ जाए जो है, तो वो दूसरा भी ये पूरी अष्टाध्यायी में लागू होता है, ये परिभाषा सूत्र पूरी अष्टाध्यायी में लागू होते हैं। कहीं भी ऐसी स्थिति आएगी तो वही आएगी, वही सूत्र आएगा। तो एक दूसरा सूत्र इसके बाद देखिए तत्काल आया है, स्थाने अंतरतमा। आपकी पुस्तक में होगा, पुस्तक में होगा एक दूसरा सूत्र है जो है वो है स्थाने अंतरतमा। ये सूत्र क्या कहता है, ये कहता क्या है, ये जो है जब ऐसी स्थिति आई तो ये पहुंचा और कहा कि स्थाने अंतरतमा, स्थाने अंतरतमा। अब ये कहता क्या है, इसका अर्थ क्या है। स्थाने का अर्थ है षष्ठी स्थाने, यानी षष्ठी स्थान का प्रसंग जहां हो, षष्ठी के स्थान का प्रसंग जहां हो। ये षष्ठी के स्थान पर ही तो जो हो रहा है, षष्ठी वहां था ना, इक षष्ठी था, इका में षष्ठी था और ये इक में है, तो स्थाने अंतरतमा का अर्थ षष्ठी स्थान का प्रसंग जहां पर हो उस पर अगर कार्य होगा तो अंतरतमा, अंतरतम का अर्थ होगा सदृशतम, यानी बिल्कुल समान कार्य होगा, जो इसके एकदम बिल्कुल समान होगा। तम का जिस भी शब्द में तम लग जाता है वहां अधिकता का बोध होता है। जैसे कहते हैं अधिकतम, सुंदरतम, यानी कि सुंदर तो है, बहुत अधिक सुंदर है, अधिक तो है लेकिन और अधिक है। जहां तमक प्रत्यय लगता है वहां पर अधिकता का बोधक होता है। तो कह रहे हैं कि जो षष्ठी के स्थान में जो कार्य होने वाला है वह अंतरतम होगा, यानी कि बिल्कुल जो उसके सदृश होगा, इसके बिल्कुल जो सदृश होगा, इसके बिल्कुल जो सदृश का अर्थ समान होगा। यानी कि ये जैसे 4 मान लीजिए, ये जो शिक्षा के क्षेत्र में ना मानिए, आप डॉक्टरी के क्षेत्र में मान लीजिए,
कोई भी, ये डॉक्टर रिटायर होने वाला है और वो दांत का है या शरीर में जो अंग है उसका डॉक्टर है, और यहाँ डिग्री डॉक्टरी की सब लिए हुए है, लेकिन जो दांत का होगा इसमें से वही तो वहां जाएगा। ये हृदय रोग वाला दांत वाले पे चला जाएगा, नहीं जाएगा। डिग्री तो सबके पास है, उसकी MBBS हो गए, लेकिन उसमें भी विभाग है। जैसे संस्कृत आप पढ़ेंगे, MA पे पढ़ेंगे तो आपका दर्शन ग्रुप हो जाएगा, व्याकरण ग्रुप हो जाएगा, ज्योतिष ग्रुप हो जाएगा, इस तरह से ग्रुप, साहित्य ग्रुप हो जाएगा। तो MA तो आप संस्कृत से किए हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन जो है आपका कहाँ है? साहित्य में है, व्याकरण में है, दर्शन में है, वेद में है, ज्योतिष में है। इस तरह से अलग अलग MA तो आपकी है, कहा जाएगा MA है आप, लेकिन आप किसमें जो है आपकी पारंगतता है वो अलग क्षेत्र है, अलग क्षेत्र हो जाता है। उसी तरह से अब देखिए जो इसके अत्यंत सदृशतम होगा, ये स्थानीय अंतरतमा ये सूत्र कह रहा है। इसकी वृत्ति अगर आप देख लीजिए तो बिल्कुल और बात स्पष्ट हो जाती है। इसमें कह रहे हैं वृत्ति में कि प्रसंगे सती सदृशतम या सदृशतम आदेशा से आए, वही बात कर रहे हैं कि प्रसंगे सती, प्रसंग होने पर, यानी कि षष्ठी के स्थान में अगर जो है किसी का आदेश होगा, कार्य होगा, तो अंतरतमा कार्य सदृशतमा यानी बिल्कुल समान, जो इसके समान होगा वही कार्य होगा, वही यानी उसकी जगह पर आएगा। ये बता कि जो ये कहा कि हाँ ठीक है आप नियुक्ति करिए, लेकिन जो उसके समान हो उसी की नियुक्ति करिए, स्थानीय अंतरतमा ये कहा। तो अब देखिए ये इसका निर्णय कौन होगा, कैसे करेंगे कि इसके समान उसमें से कौन है। आपने इसको जान लिया है पहले, ध्यान नहीं, अभी मैं ध्यान दिलाता हूं, आप जान रहे कैसे मिले। हाँ, जहां जो है आपने सवर्ण पढ़ा था, तुल्यास्य सवर्णम प्रयत्नम संज्ञा प्रकरण, सवर्ण मुख के अंदर जिसका जो है उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न होता है वही सवर्ण होता है, समान वर्ण वही होता है। ये पढ़ा तक नहीं, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, क्या पढ़ा था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये आपने पढ़ा था। ये सवर्ण वही होगा जो जिसका मुख के अंदर उच्चारण स्थान और उच्चारण प्रयत्न समान हो। और सदृशता समानता जो है चार तरह से देखी जाती है। समानता जो है अब चार तरह से देखी, समय तो नहीं हुआ। सदृशता जो है, समानता चार तरह से देखी जाती है। पहला हो गया जो है स्थानकृत समानता, यानी वर्णों के उच्चारण स्थान के द्वारा समानता। दूसरा हो गया क्या? अर्थकृत, दूसरा हो गया अर्थकृत समानता, अर्थकृत समानता, अभी मैं बताता हूं। फिर तीसरा हो गया गुणकृत समानता, और चौथा हो गया मात्राकृत। किसी की समानता इन उस पे होती है। स्थानकृत यहाँ क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, अगर व्यक्ति के संदर्भ में होता स्थानकृत यानी जो गोंडा का है, अगर कहीं बाहर चले गए तो जो गोंडा का है, गोंडा का अगर दूसरा होगा तो गोंडा स्थानकृत समानता हो गई। लेकिन यहाँ हम जो है हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, तो वर्ण का के उच्चारण स्थानकृत समानता, जैसे अकु विसर्जनीय नाम कंठा, कु कवर्ग का खा गा घा, ये सब समण कहलाएंगे। तो इनका स्थान उच्चारण स्थान क्या है? समान है। और गुणकृत अर्थकृत समानता, जैसे दो सब पदों में अगर अर्थ की समानता, जैसे भवतस भवता, ये जो है अर्थकृत समानता, ये दोनों अर्थों में समानता, उस आधार पर समानता देखी जाती है। और गुणकृत यानी जो है यत्न उच्चारण प्रयत्न कृत समानता, गुण का मतलब हो गया प्रयत्न कृत समानता, जो आभ्यंतर और बाह्य प्रत्यय है यहाँ व्याकरण के संदर्भ में। और मात्रा कृत यानी कि जो है उसके विस्तार मात्रा के अनुसार समानता। तो चार तरह की समानता होती है। लेकिन इसके लिए एक नियम है कि इसके लिए कहा गया है कि अगर जो है अनेक आंतर्याय यानी समानताएं अनेक तरह से अनेक समानताएं आए, तो उसमें कहते हैं कि जो स्थानकृत समानता होती है, नियम है जो स्थानकृत समानता होती है उसी के आधार पर निर्णय करना चाहिए। तो सबसे पहले यही देखा जाता है, ये ज्यादा मान्य है, इसमें से सबसे ज्यादा ये मान्य है।
तो ई का उच्चारण स्थान क्या है? इचु, ये साम नाम। आपने ये पढ़ा था समय हो गया, छोड़ दें। यही से फिर जो है अगले भाग को, ठीक है। तो